हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। किम का प्लेन चाइनीज़ एयरफोर्स फोर्सफुली मोड़ देती है। इसके साथ ही हमारा वो जाता है किम के प्लेन के अंदर। किम डर से कांप रहा है। तभी उसका दोस्त कहता है, किम, तुमने तो कहा था कि चाइना में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, फिर यह सब क्या हो रहा है? अगर यही सब होने वाला था तो फिर हमें जोंग के साथ जाना चाहिए था। अब कुछ बोलो भी, हम क्या करें? क्या हम टोक्यो चलें? और किम उधर डर से कांप रहा होता है। वह अपने पायलट से कहता है, ठीक है, हमें जोंग के पास ले चलो, टोक्यो में। इसके साथ ही किम का प्लेन जापान की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी हमारा व्यू जाता है सीएम के एयरक्राफ्ट पर। कैप्टन सीएम को बता रहा होता है किम के साथ क्या हुआ। सीएम, किम का प्लेन चाइनीज़ एयरफोर्स ने वापस कर दिया है। इसके बाद वह जापान की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जापानीज़ एयरफोर्स ने उसके प्लेन को अपने एरिया में अंदर घुसने से मना कर दिया है। इसलिए अब वह वेस्ट सी की तरफ बढ़ रहे हैं। वह कोरिया वापस आना चाहते हैं, लेकिन कोरियन गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि अगर कोई भी सिविलियन प्लेन देखा जाए तो उसे कोरिया में घुसने ना दिया जाए, और अगर वह फिर भी ज़बरदस्ती करते हैं तो उस प्लेन को ही वह उड़ा देंगे। सीएम भी मन में सोच रहा होता है कि आखिर अब वह क्या करेगा। इसके साथ ही हमारा हो जाता है बेक्सियोन पर। दो बॉडीगार्ड बेक्सियोन के एक कमरे के अंदर लेके जाते हैं। मैम, आप प्रेसिडेंट से मिलने से पहले अपने कपड़े बदल लीजिए। तभी बेक्सियोन कहती है, मुझे तो लगता है कि यह एक बहाना है। तुम सिर्फ यह देखना चाहती हो कहीं मैं कोई वेपन तो नहीं लाई। लेकिन चलो ठीक है, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, लेकिन तुम लोग अब यहाँ से जाओ। नहीं, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। चाहे तुम फीमेल बॉडीगार्ड हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपने कपड़े नहीं बदलने वाली। इसलिए यहाँ पर खड़ी मत रहो और जाओ यहाँ से। यह सुनने के साथ दोनों फीमेल बॉडीगार्ड रूम से बाहर चली जाती हैं। इसके साथ ही बेक्सियोन जाकर एक सोफे पर बैठ जाती है और अपने मुंह के अंदर हाथ डालती है और एक धागे को खींचती है और अपने पेट से एक पैकेट को बाहर निकालती है। वह एक प्लास्टिक गन है जो कि मॉडिफाइड है। उसे असेंबल करने में काफ़ी देर हो गई है। तभी बॉडीगार्ड दरवाज़ा खटखटाते हैं। मैम, क्या आपने कपड़े चेंज कर लिए? नहीं, ये कपड़े चेंज करने में इतना समय क्यों लगा रही है? 10 मिनट पहले ही हो चुके हैं। इसके साथ ही वह रूम के अंदर घुसती है। रूम के अंदर घुसने के साथ ही वह देखती है कि बेक्सियोन अपने कपड़े उतार रही है। बेक्सियोन अपनी शर्ट बॉडीगार्ड के मुंह पर मारते हुए कहती है, जल्दी से निकलो यहाँ से। मैंने बोला नहीं था कि मैं अभी कपड़े बदल रही हूँ। वह दोनों वापस से रूम के बाहर चले जाते हैं। इसके साथ ही हमारा वो जाता है एक डिस्ट्रॉयर पर। वहाँ पर डिस्ट्रॉयर का कैप्टन और उसका एक सोल्जर रहता है। सोल्जर कहता है, सर, हमें एक सिविलियन एयरक्राफ्ट डिटेक्ट हुआ है, हम क्या करें? यह किसका हो सकता है? ऐसा लगता है कि यह सीएम है। अपनी गन्स को टारगेट के ऊपर एम करो। क्या यूएस गवर्नमेंट ने कुछ बोला? क्या वह हमें इसकी सफाई नहीं देने वाले कि उनका एयरक्राफ्ट यहाँ पर क्या कर रहा है? उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है, अगर उस एयरक्राफ्ट पर गोली चली तो फिर यह एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, मेरी कमांड सुनो, कोई भी फायर नहीं करेगा। हम सभी पोर्ट पर वापस जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारा व्यू वापस से आता है ब्लू हाउस पर। हमें डीन और एक बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है। वह रेडियो पर बात करते हुए कहता है, बेक्सियोन अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? हमें माफ़ कीजिएगा सर, वह अभी भी कपड़े बदल रही है। क्या? अभी तक? क्या यहाँ पर कोई खेल चल रहा है जितना टाइम लग रहा है? और उधर डीन मन में सोच रहा होता है, तो जोंग हांग जो, तुम इस देश को पीछे से कंट्रोल करते हो, लेकिन वह समय ख़त्म होने वाला है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं चीज़ क्या हूँ। इसके साथ ही हमारे हो जाता है बेक्सियोन पर। वह अपने कपड़े बदलकर मीटिंग रूम की ओर बढ़ चुकी है। इसके साथ ही हमारा हो जाता है सीएम के प्लेन पर। वह गिम्पो एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं। कैप्टन सीएम से कहता है, सर, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है। उन्होंने कहा है कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप जो भी चाहें उनसे मांग सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जो आप कर रहे हैं उसके बाद होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को भी झेलने को तैयार है। और अगर आपको कोरिया में कोई दिक्कत आती है इसके बाद, तो आप यूएस कभी भी आ सकते हैं। और हमने इसके लिए एक एयरक्राफ्ट भी तैयार कर दिया है। और उन्होंने साथ ही साथ आपको एक लैंड भी देने का वादा किया है, जो कि बिल्कुल प्राइवेट होगा, सिर्फ आपके लिए। यह सब सुनकर हान मन में सोच रहा होता है, क्या साले अमेरिकन पागल हो गए हैं?
वह सब इतना सीएम के लिए कर क्यों रहे हैं? ज़रूर वह कुछ ना कुछ तो इससे ज़रूर चाहते होंगे। उसकी बातें सुनकर सीएम कहता है, अगर तुम इतना कुछ मेरे लिए कर रहे हो तो फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है। और वह क्या है? सीएम कुछ कहता है लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता। इसके साथ ही हमारा हो जाता है किम के प्लेन पर। अभी सेम एयरपोर्ट पर ही लैंड हुआ है। किम अपने प्लेन के अंदर से यूएस के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को देख रहा होता है। आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और प्लेन से बाहर कौन आ रहा है? प्लेन से बाहर सीएम आ रहा होता है और उसे देखकर ये सब डर से कांप जाते हैं। सीएम एक मिलिट्री प्लेन से क्यों बाहर निकल रहा है? क्या अभी उनके साथ ही हैं? किम कहता है, चलो तो फिर बाहर चलते हैं। क्या बात कर रहे हो? अगर हम बाहर गए तो वह हमें वैसे ही मार देगा। कायरो की तरफ मरने से बेहतर है कि बाहर जाकर उसका सामना करें। इसके साथ ही किम और उसका दोस्त प्लेन से बाहर आ जाते हैं और सीएम के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। चाहे अब तुम हमें छोड़ दो या मार दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन कायरो की तरह नहीं जो अपने बच्चों को अपने सामने खड़ा कर दे मरने के लिए। वह जैसे ही अपनी बात को ख़त्म करते हैं तभी सीएम एक बॉडी उनकी तरफ फेंकता है। वह जोंग है। उसके हाथ और पैर टूटे हुए हैं और शरीर बीच से मुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी वह जिंदा है। शायद दर्द से कराह रहा है। जोंग का ऐसा हाल देखकर तो उनके शरीर ही सुन्न पड़ जाते हैं। तभी सीएम कहता है, तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी थी, लेकिन यह तुम्हें जिंदा नहीं रख पाएगी। मरना तो तुम्हें वैसे भी होगा। तभी कैप्टन कहता है, सीएम तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ली गई है। जिन लोगों को तुमने कहा था वह सभी यहाँ पर आ रहे हैं। किम जोंग की पूरी फैमिली कुछ ही समय में तुम्हारी आंखों के सामने होगी। दोनों अपनी फैमिलीज़ के बारे में यह सुनकर चौंक जाते हैं। आखिर सीएम करने क्या वाला है? वो उनकी फैमिली को यहाँ पर क्यों ला रहा है? तभी सीएम कहता है, ली जोंग, किम जोंग, नाम कीजुन, मेरा हमेशा से ही तुम लोगों को छोड़ने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन तुम इतना डरो मत। मैं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम्हारी फैमिली ही क्यों ना हो। सब मरेंगे, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे और तुम सब के सब मरोगे। इसके साथ ही हमारा हो जाता है ब्लू हाउस पर। ब्लू हाउस में डिप्टी डायरेक्टर और उसका बेटा आपस में बात कर रहे हैं। सर, मैंने बेक सियोन के साथ आने वाले वक्त के बारे में जांच की है। कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। उसका डाटा बिल्कुल क्लीन है। ऐसा लगता है कि वह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने जितना ज़्यादा हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गया। हमें कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर वह है कौन। इसके साथ ही हमारा हो जाता है मीटिंग रूम पर। बेक सियोन और डीन मीटिंग रूम में पहुंच चुके हैं। कोरिया का एक्टिंग प्रेसिडेंट बेक सियोन से हाथ मिलाता है। आप सब मिलकर खुशी हुई। मैं कोरिया का प्राइम मिनिस्टर ली हूँ। इस कठिन सिचुएशन में मैं ही कोरिया को आगे बढ़ा रहा हूँ। बेक सियोन कहती है, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। इस मीटिंग को अरेंज करने के लिए थैंक यू। इसके साथ ही वह हाल में एक नज़र डालती है। लेकिन यहाँ पर जोंग हानबो नहीं दिख रहा। आखिर वह है कहाँ? यह सुनकर एक्टिंग प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को पसीना आ जाता है। आखिर इन्हें कैसे पता चला कि जोंग हानबो जैसा कोई व्यक्ति भी है? प्रेसिडेंट कहता है, यहाँ पर तो ऐसा पर्सन कोई भी नहीं है। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? जितने भी लोग हमारी कैबिनेट में हैं वह सब यहाँ पर अभी मौजूद हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब जी जान लगाकर इस देश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेक सियोन कहती है, यह बात तो काफ़ी अजीब है। यही बात जोंग सुजन हमेशा कहता था। इसके साथ ही वह जोंग सुजन का एक भाषण कहती है। यह सुनकर सभी मिनिस्टर्स को पसीना आ जाता है कि आखिर इस लड़की को इतनी सारी जानकारी है कैसे, इसे पता भी कैसे चला इन सब चीज़ों के बारे में। इसके साथ ही जोंग हानगो रूम में इंटर करते हुए कहता है, बेक सियोन, आपको तो काफ़ी कुछ पता है हमारे बारे में, और आपका भाषण भी काफ़ी अच्छा था। जोंग सुजन ने सच में यही कहा था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वह सब इस देश के लिए ही किया। सच में? जोंग हानगो बेक सियोन की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ एक वजह से बुलाया है। इससे आप मेरी एक रिक्वेस्ट समझिए। रुको रुको रुको। पहली बात, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो ही मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी, क्योंकि मैं इतनी दूर अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं तुम्हारे सवालों या फिर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को सुनूं।
ठीक है मिस बेक्सियन, आप जो भी सवाल पूछें मैं उसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक दूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, तुमने सेयंग और मेरे इंसिडेंट को क्यों छुपाया मीडिया से? क्या सिर्फ तुम्हारी ग्रैंड डॉटर प्रीसियस है और बाकी लोग गली के कुत्ते? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने किसी भी चीज़ को कवर अप नहीं किया, यह बस अपने आप हो गया। और वह कैसे? चलो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तुम उस सेयंग की तरह नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को अच्छे से समझ सकती हो। इसको ऐसा समझो, जिन लोगों ने भी तुम्हें बुली किया या फिर जान से मारने की कोशिश की, उन सभी के पेरेंट्स गवर्नमेंट से जुड़े थे, और गवर्नमेंट से जुड़ने का मतलब है देश से जुड़ना। अगर हम यह न्यूज़ बाहर आने देते तो पहली बात लोगों का गवर्नमेंट से भरोसा उठ जाता, और दूसरी हमारी सत्ता भी शायद चली जाती। तो मेरे हिसाब से इसलिए सबसे सही ऑप्शन था कि तुम लोगों के साथ हुए इंसिडेंट को छिपा के रखना, किसी को भी पता न लगने देना। और मैं बता दूं, राजनीति में ऐसा बहुत कॉमन है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमारा या हमारे बच्चों का इस तरह के इंसिडेंट में फंसना ठीक नहीं। यह सुनकर बेक्सियन हंसने लगती है। मुझे माफ़ करना, तुम्हारी बात को सुनकर तो मुझे हंसी आ गई। तुमने कितनी चालाकी से अपनी कायरता को छिपाया है। तुम सिर्फ पावर और पैसा चाहते थे, इसलिए तुमने हम लोगों के उस इंसिडेंट को छिपाया, क्योंकि तुम्हें भी पता था अगर वह इंसिडेंट बाहर आता तो तुम्हारी कुर्सी जाती और साथ में तुम्हारे बच्चों को भी ज़िंदगी नर्क हो जाती। यह सुनकर मिनिस्टर बेक्सियन को कहते हैं, ये साली कुतिया यहाँ पर सिर्फ यही सब बात करने आई है, इसको निकालो बाहर यहाँ से। यह सब सुनकर जॉन कहता है, मुझे लगा था कि तुम भी बच्ची हो, मेरी बात को समझ जाओगी कि हम लोग इस गवर्नमेंट के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तभी बेक्सियन बीच में ही बोलती है, अब मेरा दूसरा सवाल। इसके साथ ही बेक्सियन जॉन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाती है। सारे मिनिस्टर बेक्सियन को ही देख रहे हैं। इसके साथ ही बेक्सियन अपनी बंदूक बाहर निकालती है और जॉन की खोपड़ी पर लगा देती है। तो क्या तुम अब मरने को तैयार हो? और यह कहने के साथ वह बंदूक को फायर करती है। बंदूक की गोली जॉन की खोपड़ी के आर पार हो जाती है। यह देखकर डीन का बेटा, सारे मिनिस्टर, यहाँ तक कि डिप्टी डायरेक्टर भी हैरान है कि आखिर हुआ क्या अभी यहाँ पर। इसके साथ ही बेक्सियन फिर से पूछती है, अब मेरा तीसरा सवाल, क्या तुम मर गए? और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।